Welcome back friends to another video of hematology class. Hope you are doing well. आज हम शुरू करेंगे to study the standard operating procedure for activated partial prothrombin time, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं APTT के नाम से भी, यानी एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है आज हम इसमें जानेंगे। थोड़ा सा समरी फॉर्म जानेंगे कि APTT कौन से कोगुलेशन फैक्टर को बेसिकली टेस्ट करता है, यानी कोगुलेशन फैक्टर आपके क्या क्या हैं। मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं बताऊंगा, हाँ, लेकिन शॉर्ट में आपको जरूर बताता जाऊंगा क्या रिएजेंट यूज होते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये टेस्ट काम करता है, स्पेसिमेन का टाइप क्या होना चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी क्या क्या सामान लगते हैं इस टेस्ट में, टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, इसमें नॉर्मल रेंज क्या होगी, और कुछ क्वेश्चंस ये प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। बेसिकली पहले ये जान लेते हैं कि कोगुलेशन फैक्टर क्या होता है। तो आपके बॉडी में 13 कोगुलेशन फैक्टर रहते हैं, अलग अलग स्टेज है, जिसमें इंट्रिंसिक कोगुलेशन और एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन फैक्टर, कॉमन पाथवे। तो आपने देखा होगा कि या आपने पढ़ा होगा, देखने का तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपने पढ़ा ज़रूर होगा कि फैक्टर नंबर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8, फैक्टर 7, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 5, फिब्रिनोजन। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कंडीशन में वर्क करते हैं। इंट्रिंसिक में अलग फैक्टर वर्क कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक में अलग फैक्टर वर्क करते हैं। कॉमन पाथवे में आपका जो इंटरनल कोगुलेशन हो जाता है, अगर उस केस में अलग फैक्टर वर्क कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि अगर किसी का APTT वैल्यू यानी एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ APTT, अगेन रिपीट कर रहा हूँ APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है APTT का। रिएजेंट की बात करें कि इसके अंदर क्या रिएजेंट यूज होते हैं, तो एसिटिन एक रिएजेंट यूज होता है और एक है आपका कैल्शियम क्लोराइड रिएजेंट। दो रिएजेंट है जो इसमें यूज किया जाता है, दोनों का पिपेटिंग का रेशियो फिक्स है, वो आप प्रोसीजर में जानेंगे। प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, तो जब आपका एसिटिन रिएक्ट करता है सीरम के साथ तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू करता है, और जैसे ही उसमें कैल्शियम क्लोराइड आप ऐड करते हैं एक फिक्स इंक्यूबेशन के बाद, तो वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जितना टाइम वो फ्लूइड लिक्विड जेल में कन्वर्ट होता है, दैट टाइम पीरियड आफ्टर द कैलकुलेशन नोन एज योर APTT वैल्यू। दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास दो रिएजेंट है, एसिटीन है और कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड है। एसिटीन जब आप एक फिक्स्ड रेशियो में किसके साथ डालेंगे, आपके सैंपल टाइप यानी स्पेसिमेन प्लाज्मा के साथ डालेंगे। कौन सा प्लाज्मा होगा, तो साइट्रेटेड प्लाज्मा होगा। उसके साथ जब आप उसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको इंक्यूबेट करेंगे, और जैसे ही आप उसमें फिर दूसरा पिपेट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड का, तो जो फ्लूइड है वो एक जेल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो जितना टाइम पीरियड उसने जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने में लगा, सपोज उसको लगता है 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी टाइम लगा, वो कैलकुलेशन के बाद, जो कैलकुलेशन है उसके बाद वो आपका शो करेगा कि आपके बॉडी में, प्लाज्मा में APTT की वैल्यू क्या है। स्पेसिमेन टाइप में मैंने आपको बता दिया, साइट्रेटेड प्लाज्मा है, इसके अंदर आप प्लाज्मा यूज करते हैं। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करें तो आपको मैनुअल तरीके से मैं बता रहा हूँ, दो तरीके से होता है। आजकल ऑटोमेटेड मशीन भी आ रही है, हेमेटोलॉजी आप डिपार्टमेंट में देखेंगे कोगुलेशन फैक्टर के लिए APTT, PT, PC, INR के नाम से जो टेस्ट फेमस हैं कोगुलेशन के, उसमें आपका मेटल रॉड होती है, क्यूवेट होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक पिपेट होता है, आप बस वैल्यू सेट करते हैं, पिपेटिंग करते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली उसको करती है। लेकिन हम यहाँ पे मैनुअली सीख रहे हैं कि मैनुअली हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आप एक 5 ml की टेस्ट ट्यूब लेंगे, ग्लास टेस्ट ट्यूब, और साथ ही साथ में आप उसमें पिपेट लेंगे। पिपेट लेने के बाद तो बात चल रही थी मटेरियल रिक्वायर्ड की। मटेरियल रिक्वायर्ड में हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको, ग्लास टेस्ट ट्यूब 5 ml की, पिपेट लेना है, स्टॉप वॉच लेनी है, वाटर बाथ रहेगा आपका इंक्यूबेशन के लिए। आप इंक्यूबेटर भी यूज़ कर सकते हैं या वाटर बाथ भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपका प्लाज्मा सैंपल रहेगा, फ्रेश प्लाज्मा सैंपल, और जो रिएजेंट है यानी आपका एसिटीन और कैल्शियम क्लोराइड है वो रिएजेंट में रहेंगे। प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है,
आपको सबसे पहले एक रिएजेंट सॉल्यूशन को मिक्स करना है प्रॉपरली। जो रिएजेंट मिक्स करेंगे, रिएजेंट मिक्स का मतलब है, इसको ऐसे समझ लें, सपोज ये रिएजेंट बॉटल है, वैसे वाटर बॉटल है ये रिएजेंट बॉटल है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, या अगर ये बहुत देर तक स्टैग्नेंट है तो सेटल डाउन होने लगते हैं ड्यू टू स्पेसिफिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। तो आप इसको जेंटली मिक्स करेंगे, विग्रसली शेक नहीं करेंगे, ये शेक नहीं करना है। आपने क्या करना है, जेंटली इसको मिक्स करना है रिएजेंट बॉटल्स को आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, एस्पिरेट आउट करना है रिएजेंट को। कैसे एस्पिरेट आउट करेंगे वो समझते हैं हम। तो एस्पिरेट फ्रॉम द रिएजेंट वॉल्व। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले रिएजेंट को प्रॉपरली मिक्स कर लिया। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने रिएजेंट लिए, रेफ्रिजरेटर से आप निकालेंगे, इसको हर वक्त रेफ्रिजरेटर में रखना होता है। रिएजेंट लेके उसको टेस्ट ट्यूब में आप मिक्स करके बॉटल को टेस्ट ट्यूब में आपने पोर कर लिया, जितना आपको यूटिलाइजेशन करना है। सपोज 4 टेस्ट है, 5 टेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने पिपेट आउट कर लेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 100 माइक्रोलीटर में टेस्ट लगता है, तो 5 है तो 500 माइक्रोलीटर, 6 है तो 600 माइक्रोलीटर, ऐसे आपने एसिटीन और कैल्शियम क्लोराइड को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लिया। फिर उसको दोनों को ट्यूब्स को आपको क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे पहले स्टेबल आने पे, मतलब जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आपको लेके आना है। तो वो रूम टेम्परेचर पे आप उसको रखेंगे, जिससे वो धीरे धीरे अपने रूम टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर है वो अटेन करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे 5 ml की, जिसमें आप जो आपका एसिटीन और कैल्शियम क्लोराइड था दोनों को, अभी आपका जो रिएजेंट है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। दोनों आपने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रिएजेंट रख लिए हैं, जो कि आपका एसिटीन और कैल्शियम क्लोराइड है। सीरम जो है वो आपका प्लाज्मा जो है आपका वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम पिपेटिंग का मेन रोल स्टार्ट करेंगे। याद रखना, कोई भी बायोकेमिस्ट्री या हिमेटोलॉजी का अगर कोई रिएक्शन किया जा रहा है, या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भी कोई अगर किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जा रही है, तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कहा जाता है, यानी मेरी बॉडी का या आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसे बोला जाता है, दैट इज योर 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी हम रिएक्शन जो है वो कराते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसके बाद 100 माइक्रोलीटर आपने क्या करना है, टेस्ट प्लाज्मा उसके अंदर पिपेट करना है। टेस्ट प्लाज्मा पिपेट करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर 100 माइक्रोलीटर आप एसिटिन रिएजेंट डालेंगे। एसिटिन रिएजेंट क्या करता है कि वो प्लाज्मा के साथ आपका मिक्स होगा। मिक्स कैसे होगा, ट्यूब को आपको शेक करना है, मिक्स करना है, लेकिन विग्रेसली शेक नहीं करना है, और फिर उसे इंक्यूबेट करना है 5 मिनट के लिए। यानी जो आपने प्लाज्मा के साथ एसिटिन डाला है उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे आप इंक्यूबेट करेंगे। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट मिक्स करने के बाद आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा एक बार चेक करोगे कि कोई उसमें कलरिंग इफेक्ट या कुछ और तो टर्बिडिटी तो नहीं शो कर रहा है। अगर कोई टर्बिडिटी, कोई कलरिंग इफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स आपका रिएजेंट और प्लाज्मा जो है वो प्रॉपरली मिक्स हो चुका है, कोई फॉल्स नहीं है आपके अभी तक स्टेप में, मतलब आप स्टेप जो है प्रॉपर सही से कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इंक्यूबेटेड जो आपका सीरम जो प्लाज्मा था, मतलब मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा एंड दैट एसिटीन, और जो कैल्शियम क्लोराइड आपका पड़ा हुआ, तो 100 माइक्रोलीटर आप क्या करोगे, कैल्शियम क्लोराइड आप इमीडिएटली उसके अंदर पिपेट करोगे। पिपेट करने के बाद अब आप क्या करोगे, आप उसको मिक्स करोगे। मिक्स करने का जो प्रोसीजर है यहाँ पे, या जो आप चेक करोगे वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टेस्ट ट्यूब है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। मैंने इसके अंदर पहले से ही हमारा मिक्सिंग रिएजेंट डाला हुआ है। क्या क्या डाला है, एसिटीन और आपका प्लाज्मा डाला हुआ है, इसके अंदर मिक्स हो रखा है, 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट हो रखा है। कैल्शियम क्लोराइड मैंने इसके अंदर डाला, मिक्स किया, और अब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा इस तरीके से, बाहर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ऑब्जर्व करता रहूंगा और इंक्यूबेट भी करता रहूंगा। जैसे वाटर में डाला, वाटर बाथ में डाला, फिर निकाला, फिर ऑब्जर्व किया, फिर डाला, फिर निकाला, ऑब्जर्व किया, जब तक वो जेल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इस तरीके से मैं क्या करूंगा, डिप करता रहूंगा और चेक करता रहूंगा। जैसे ही वो वाटर सब्सटेंस जो है आपका जेल कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉप वॉच जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैं स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट कब किया था, तो स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट किया जब मैंने उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाला, तो मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, टाइमर को स्टार्ट कर दिया। बेसिकली टाइमर स्टार्ट किया और उसको उसका जो फॉर्मेशन है फ्लूइड का, जेल में कन्वर्ट होने वाला, उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस तरीके से कि हाँ कितनी देर में वो ऑब्जर्व हो रहा है।
जितनी देर में वो ऑब्जर्व हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, या फिर मान लीजिए 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट में जाके वो जो है जेल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, तो वो टाइम पे, जैसे ही वो टाइम पे जेल में कन्वर्ट हुआ, मैंने क्या किया, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया। ठीक है, जो टाइमर चल रहा था उसको क्या किया, स्टॉप कर दिया। तो वो टाइमर स्टॉप हुआ, वो मेरा टाइम जो आया दैट इज द टाइम ऑफ फ्लूइड टू जेल फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, तो यहाँ जो आपकी जब 4 से 6 बार आपने क्या किया, उस टेस्ट को चेक किया, मतलब जो हमने सॉल्यूशन डाला था, आप ऐसे इस तरीके से इसको चेक कर रहे थे, तो उसके बाद क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। वो एवरेज वैल्यू आप क्या करोगे, जो आपकी एवरेज वैल्यू आएगी मीन से, वो आपका क्या होगा, APTT होगा। यानी आपका कौन सा टेस्ट होगा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो ये था आपका लेक्चर एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक पार्ट इसमें और रह गया, नॉर्मल रेंज जो मैंने बोला था, दैट इज 35 to 40 सेकेंड जो इसकी रेंज है, यानी इस टेस्ट की जो रेंज है वो आपकी 35 से 40 सेकेंड्स के बीच में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। इन केस अगर 35 से कम आती है तो भी कोगुलेशन डिसऑर्डर है, और अगर 35 से ज़्यादा आती है तो उस केस में भी आपको कोगुलेशन डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। अब कोगुलेशन डिसऑर्डर, किस तरीके का कोगुलेशन डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, अगर हम उसकी बात करें तो कई सारे ऐसे लिवर प्रॉब्लम्स हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के है, या आप कह सकते हो कुछ एंटी कोगुलेशन मेडिसिन जो एस्पिरिन्स वगैरह चलती हैं, ठीक है, उसके, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी आपको ये कई सारी चीज़ें हैं बॉडी में जो कि आपका APTT वैल्यू को वेरी कर सकती है, यानी डिफॉर्मिटीज़ मतलब शो कर सकती है नॉर्मल रेंज के अगेंस्ट में। इस लेक्चर के बाद आप किस किस क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप नॉर्मल रेंज बता पाएंगे APTT की, APTT के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आप बता पाएंगे कि क्या होते हैं, और साथ ही साथ में स्पेसिमेन टाइप क्या होता है। वाइवा वॉइस की बात कर लें कि इस प्रैक्टिकल में वाइवा वॉइस बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है, तो कोगुलेशन फैक्टर्स जो हैं आपके इंट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक और कॉमन पाथवे, इसको आप ज़रूर याद रखें। ये आपके वाइवा वॉइस में आ जाता है। APTT की फुल फॉर्म पूछने को आ जाता है कई बार, APTT की एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, मतलब इस तरीके से कई बार बोल जाते हैं लोग, लेकिन नहीं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, यानी APTT ये पूछ लिया जाता है। APTT और PT में फ़र्क पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस क्या है प्रोथ्रोम्बिन टाइम में और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम में। उसके बाद क्वेश्चन जो इसमें आता है कि इसके अंदर जो एसिटीन और कैल्शियम है वो कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली जो कैल्शियम क्लोराइड है, जब वो आपके मिक्सचर के साथ, यानी एसिटीन और प्लाज्मा का जो मिक्सचर है, जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉलिडिफाई होने लगता है, यानी जेली फॉर्म में कन्वर्ट करने लगता है। तो ये इसका आप आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें टाइमिंग का जरूर पूछा जाता है कि जो एसिटीन है और आपका प्लाज्मा है कितनी देर तक इंक्यूबेट करना होता है, किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।